नमस्कार। तब सुराई दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं हर्षपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार शीश वर्मा जी। शीश जी, आज पहाड़ी कबीलों को एसटी स्टेटस मिलने पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पीएम और होम मिनिस्टर का धन्यवाद किया। चुनाव आयोग ने आखिर गुजरात के चुनावों का ऐलान कर दिया। 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होंगे और 8 को आएंगे नतीजे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अकेले ही लड़ेगी चुनाव। हालात ठीक हैं तो क्यों नहीं करवाए जाते चुनाव? गुलाम नबी आज़ाद बोल रहे हैं ये। और पीएम पैकेज एम्प्लॉइज जो हैं उन्होंने आज राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहाड़ी कबीलों की, जो बहुत देर से इनकी डिमांड थी कि उन्हें जो स्टेटस दिया जाए, एसटी स्टेटस दिया जाए। और हालांकि इनका जब होम मिनिस्टर यहाँ आए तो तब भी लग रहा था कि इनको स्टेटस दे दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद बहुत सी बीच में दूसरी लिस्टें आ गई, सब कुछ आ गई, लेकिन आखिर इनको ये स्टेटस मिल गया है। अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन इसके लिए पीएमओ ऑफिस में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी का और होम मिनिस्टर अमित शाह का धन्यवाद किया है। जी बिल्कुल। ये राजौरी, पुंछ और उत्तरी कश्मीर, खासतौर से बारामूला डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर इनकी तादाद बहुत है। कई कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करती हैं। इनकी कम्युनिटी जो है, जिस प्रकार 2 महीने पहले, करीब 2 महीने पहले गृह मंत्री आए थे हमारे यहाँ, पहले राजौरी में जनसभा की, फिर बारामूला में की। दोनों जगह इन्होंने कहा था कि आपकी जो मुराद है, जो आप मांग कर रहे हैं, उसको हम पूरा करेंगे जल्द से जल्द। हमें ये भी कहना पड़ेगा कि ये किसी बात छुपी नहीं है। जम्मू कश्मीर में इस प्रकार के जितने काम होते हैं उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह की भूमिका लाजमी तौर पर होती है। बिल्कुल। और हम समझते हैं कि हालांकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक मानवीय दृष्टिकोण या समझिए सन ऑफ सॉइल हैं, इसलिए इन तमाम चीज़ों में वो खासी दिलचस्पी लेते हैं और आगे उस चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हम समझते हैं कि जिस तरह गृह मंत्री अमित शाह ने, और दिलचस्प बात यह कि दोनों रैलियों में केवल पहाड़ी कबीले के लोग नहीं बल्कि गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भी बैठे थे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि आप में कहीं क्लैश की बात नहीं होगी, क्योंकि इस प्रकार की खबरें उड़ती रहीं कि पहाड़ी कबीलों को अगर एसटी स्टेटस देंगे तो गुज्जर बकरवाल समुदाय नाराज हो सकता है, सड़कों पर आ सकता है। इस प्रकार की सोशल मीडिया में अभी भी अफवाहें या खबरें चलानी शुरू कर दी गई कुछ लोगों द्वारा। तो मैं समझता हूँ कि सरकार का एक बेहतरीन कदम है। ये तो सब जानते हैं कि ये सब सियासी नफ़ा नुकसान के तहत ही कदम उठाए जाते हैं। और लेकिन यह है कि अब जो मुश्ताक बुखारी हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हैं, सुरनकोट से आते हैं, मेलची रहे हैं, उसके अलावा सैयद मुर्तजा, ये पहाड़ी कबीले से आते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, चूँकि इन्होंने पिछले दिनों कहा था कि सरकार जैसे हमारी मांग मानेगी हम भाजपा में शामिल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह कि अब कई तरह के समीकरण भी बदलेंगे। और अभी जो जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है, ये ऑलमोस्ट सब चीज़ सब तैयार हो गई है। एक औपचारिकता अवश्य है कि संसद में बिल डालेंगे, उसका बाद अप्रूव होगा, राष्ट्रपति के पास अधिसूचना जारी हो जाएगी, एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन सब चीज़ें तैयार हैं। इसलिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। और इससे समझा जा सकता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर के हवाले से हर सियासी कदम हो या कोई काम हो या विकास परियोजना हो, उसमें खासी दिलचस्पी रखते हैं। सतीश जी, सबकी नज़रें गुजरात पर थी क्योंकि हिमाचल में चुनाव की घोषणा होगी है जी, तो गुजरात में जो अभी तक नहीं हो पा रही थी उसके लिए, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने वो भी कर दिया। चुनाव जो है 1 और 5 दिसंबर को होंगे और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, इकट्ठे आएंगे। नतीजे जो है हिमाचल और गुजरात के इकट्ठे लिए जाएंगे और उसके लिए आज से ही जो है नोटिफिकेशन इशू हो गया और कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पीपी न्यूज़लैंड ने ये खबर भी चलाई थी, याद भी होगा कि जब हिमाचल की तारीखों का, चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया, तब विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग के इकबाल पर सवाल खड़े किए गए। और ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं इकबाल पर कि किसके इशारे पर तारीखें तय की जाती है और ऐलान की जाती हैं। और ये जो पीछे जो हादसा हुआ, बड़ा दुखद हादसा जिसमें 135 लोगों की जान चली गई, तो हम समझते हैं कि आज जो चुनाव आयोग ने ऐलान किया है तो उनको लग रहा है कि विलम्ब हो रहा है। और उन्होंने आज ऐलान में आज भी सवाल उठाने तो सवाल उठाएंगे, विपक्ष का काम है सवाल उठाना,
लेकिन यह है कि चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यह है कि 1 और 5 दिसंबर को मतदान और 8 तारीख को नतीजे। अब सबकी निगाहें सबसे ज़्यादा गुजरात चुनाव में गुजरात टिकी हैं, पे। क्योंकि गुजरात चुनाव बहुत कुछ तय करेगा। जी, गुजरात में भी तिकोना मुकाबला हमें जी। लग रहा है जिस तरह से, जी। और जिस तरह से वहां पे आम आदमी पार्टी जोर लगा रही है, अपना पूरा जोर लगा रही है। केजरीवाल वहीं पे बैठे हुए हैं, हर दिन वहां पे उनके दूसरे मंत्री जा रहे हैं। ये तिकोना मुकाबले में लग रहा है, अगर हम वैसे अगर उसको आम आदमी को पार्टी को निकाल देते तो तब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला तो बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। जी, बिल्कुल। लेकिन इस वक्त लग रहा है कि बीजेपी को इस तिकोने मुकाबले में फायदा मिलने निश्चित तौर पर देखिए, हमें पुराने एक्सपीरियंस बताते हैं, उत्तराखंड और गोवा में अगर आम आदमी पार्टी ने वोट नहीं काटे होते तो वहाँ कांग्रेस की एक मजबूत स्थिति सामने आती। आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। गुजरात की जो सूरत हाल है वो सूरत हाल ये है कि मीडिया के प्रचार तंत्र के ऊपर, और जिस तरह इनके गुजरात के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने पिछले दिनों एक बड़ा विवादित बयान दिया था जिसमें घिर गए थे आम आदमी पार्टी केजरीवाल। इन्होंने फट कहा कि नोटों पर गणपति महाराज और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। उसको भी एक नया विवाद हिंदुज़म के तौर पर बढ़ाने की कोशिश की गई। और भी कई मसले हैं। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी बहुत जन आधार के साथ चल रही है। देखिए कई बार क्या होता है, प्रोपेगेंडे का असर होता है, लाजमी तौर पर होता है। 1% हो, 2% हो, आधा % हो, चुनाव में वही बहुत बड़ी भूमिका अदा कर जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मुख्य लड़ाई जो है वो आज भी कांग्रेस और उसमें दिखती है, लेकिन ये तीसरा जो प्लेयर आम आदमी पार्टी, ये लाजमी तौर पर ये जो भी डेंट लगाएगा वो डेंट कांग्रेस को ही लगना है। जी, एक बात और सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ने पारदर्शिता लाने के लिए बहुत बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबह बताया, KYC नो योर कैंडिडेट के एक वेबसाइट पे है जिसमें आपके कैंडिडेट के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसकी जानकारी पूरी दी जाए, यहाँ तक कि उसके बैकग्राउंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं है। अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो पार्टी को यह भी बताना पड़ेगा कि क्रिमिनल बैकग्राउंड को वाले व्यक्ति को ही आपने कैंडिडेट क्यों बनाया, इतनी मजबूरी क्या थी कि दूसरे को छोड़ के इनको बनाना पड़े। ये एक अच्छी बात है। नहीं, ये एक सकारात्मक प्रयास है। हम समझते हैं कि ये ज़रूरी भी है। देखिए ना, आदमी मतदाता किसको चुनने जा रहा है, क्या एक अपराधी है, एक साफ छवि का आदमी है, ये बेहद ज़रूरी है। हम समझते हैं कम से कम इस चीज़ को लेकर तो चुनाव आयोग को साधुवाद कहा जा सकता है। बाकी चीज़ें तो इकबाल पे तो सवाल खड़ा हो ही रहा है, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जरूर कहेंगे ये एक अच्छी परंपरा हम मानेंगे, शुरुआत है, चाहे भले गुजरात से हुई है। कम से कम ऐसे पार्लियामेंट के अंदर, राज्य की विधानसभाओं में एक बड़ा प्रतिशत जो है ऐसे लोगों का है, भले उसमें राजनीतिक द्वेष भावना मुकदमे लगाए हों, लेकिन उनमें ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर बलात्कार, मर्डर, अबडक्शन जैसे सीरियस ऑफेंस हैं, वो लोग भी प्रतिनिधि बन गए। अब जनता चुनती है, अच्छा उनको चुनाव उसमें क्या करेगा, जब जनता ही चुनती है उनको, ये तो जनता को देखना है ना। कम से कम एक चीज सामने तो आएगी ना। फिर आदमी सोचता है वोट डालने पहले कि मैं किसको वोट डाल रहा हूं। एक चरित्रहीन व्यक्ति को मैं देश के चरित्र के निर्माण के लिए भेज रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, ये एक अच्छी शुरुआत है। चुनाव आयोग को हम साधुवाद कहेंगे पीपी न्यूज लाइन की ओर से। ये अच्छी परंपरा है और मैं समझता हूँ ये लोकसभा में भी होनी चाहिए और देश के अन्य राज्यों में भी ये लागू होनी चाहिए। जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज कहा है कि वो अकेले ही अपना चुनाव लड़ेगी। तो इस पर बहुत पहले भी हमने बातचीत की इस पे भी कि जो इनका संगठन बना हुआ है उसे एक साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। लेकिन आज जो उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है, जिससे लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि इसको शायद चुनावों में जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो फारूक अब्दुल्ला का होगा। देखिए 47 सीटें कश्मीर से और 43 हमारे जम्मू, जो परसिमन की फाइनल जो रिपोर्ट है, तो 47 सीटों के लिए इन्होंने चुनाव प्रभारी घोषित कर दिए हैं। और अगर इनका गुपकार अलायंस जिसमें PDP इन्वॉल्व है, जिसमें वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो दूसरी है GM शाह वाली, अगर और दूसरी जो पार्टियां जो CPM भी है और भी जो गुट हैं, अगर उनके साथ लड़ना होता तो ये 47 सभी सीटों पर अपने प्रभारी नियुक्त नहीं करते। और इसका इशारा अगस्त में जो मीटिंग हुई थी कश्मीर आधारित नेताओं की, उसमें साफ तौर पे था। उसमें उमर अब्दुल्ला सदारत कर रहे थे। फिर उसमें जब फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं, हम मौके पर जवाब देंगे। मौके का मतलब जब चुनाव घोषित किया जाएंगे
तो हम समझते हैं, ये तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उमर अब्दुल्ला को बहुत गंभीरता से लिया नहीं जाता। आज वो ये बयान दे रहे हैं, कल पता नहीं कौन सा बयान दे देंगे। याद होगा कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने जब दिल्ली के कथित शराब घोटाले में केजरीवाल सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था, तो इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी। ये जानते हो कि विपक्ष में है कांग्रेस, तो इनका कोई मालूम नहीं कहाँ से कोई अज्ञात दबाव आए तो इनके सुर बदल जाएं। जी, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि अगर जिस तरह से सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक ठाक है, कहते हैं अगर हालात ठीक है तो चुनाव क्यों नहीं करवाते। देखिए एजाज साहब, मैं तो हैरान हूँ कि एजाज साहब ने ये बयान आखिर कैसे दे दिया। उनके श्रीमुख से तो सिवाय उन लोगों के तारीफ के कुछ निकलता नहीं है। लगता है कि एजाज साहब कहीं झंझावत में है, वो शायद ये समझ रहे हैं कि मेरे पे जो ठप्पा लग गया है बी टीम का, ये मुझे चुनाव में कहीं हाशिए पे ना पहुंचा दे। ये भी होता है एक स्ट्रेटजी के तहत कि नुकसान को, वो कहते हैं डैमेज कंट्रोल करना। हमें लग रहा है एजाज साहब इस तरह की बात करिए। कश्मीर में कल कहा है, आज जम्मू में आ रहे हैं। जम्मू में उनके जो गुट के नेता हैं, ताराचंद हैं, जुगल किशोर हैं, मनोहर लाल शर्मा और जो लोग हैं, आपको अदर जी हमने देखा है, पीपी न्यूज़ लाइन ने पहले भी कई बार कहा है कि इन्होंने भले ऐलान तो किया था कि राष्ट्रीय पार्टी बनाने का, अभी ये प्रदेश की पार्टी नहीं बना पाए जम्मू कश्मीर की। और दिलचस्प बात है कि जो इनके अपने प्रिय गुट के लोग थे, केवल वही इनके साथ अब तक चले हैं। कोई नया कांग्रेसमैन, ये सीजे आपने बहुत बड़ी बात कही है, ये बहुत पते की बात की, वही थे जो उनके साथ शुरू में, बिल्कुल वही गए, नई कांग्रेस से बाकी जो उनके कोई कार्यकर्ता नेता टूटे नहीं। हम कांग्रेस के इन कार्यक्रम देखते हैं, वकार रसूल वानी का, रमन बल्ला का या रविंदर चौधरी जी, सब वो लोग इंटैक्ट है सब जगह, कार्यकर्ता क्या नेता, वो एक जगह जुटा है, वो बिल्कुल गोल बंद है। और आजाद साहब को उम्मीद ये थी कि शायद मैं दल खड़ा कर दूंगा तो सारा कांग्रेस इधर आ जाएगा, सारी कांग्रेस इधर आएगी। लेकिन मुझे लग रहा है वो झंझावत में तभी उन्होंने इस तरह के बयान दिया है कि अगर हालात ठीक है। उन्होंने तंज कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, चूंकि अमित शाह हो या प्राइम मिनिस्टर हो या उपराज्यपाल हो, लगातार सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है कि हालात सामान्य ठीक हैं, जो थोड़ी बहुत है वो भी ठीक हो जाएंगे। उस पर उन्होंने तंज कसा है। जी, पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज जो हैं यहाँ पे बहुत देर से धरने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे टारगेट जो किलिंग हुई उसके बाद वो जाना नहीं चाहते वहाँ पे। आज उन्होंने राज्य भवन के बाहर भी प्रदर्शन किया है ताकि किसी न किसी तरीके से उनकी सुनवाई हो। बिल्कुल, देखिए जो आदमी अपनी मांगों को लेकर आंदोलित होता है, वो कहता है कि मैं हर कोशिश करके देख लूँ। और इनको कई महीने हो गए यहाँ बैठे हुए, जो टारगेट किलिंग हुई थी वहाँ पर, क्या नाम है, कश्मीर में, उसके बाद राहुल भट्ट की, उसके बाद से लगातार ये लोग आंदोलित हैं। पहले वहाँ आंदोलन चलाया कश्मीर में, उसके बाद जम्मू शिफ्ट हो गए। तो मैं समझता हूँ सरकार की देखिए अपनी सोच है। सरकार कहती है अगर हम इनको वहाँ से हटा देंगे तो जो एजेंडा है पाकिस्तानी कि हिंदू विहीन, हम टेररिस्टों को बल मिलेगा कि हमने टारगेट किलिंग की और ये सब भागे वहाँ से। सरकार की अभी दुविधा है और ये कहते हैं कि हाँ, ये भी इनका कहना ठीक है, जब जान सलामत नहीं रहेगी तो हम नौकरी कैसे करें। लेकिन सीजी इसके साथ साथ आज वो एक बड़ी खबर ये भी है, टीआरएफ जो है उन्होंने फिर एक लिस्ट जारी की है और उनमें ये सब नाम है कि जो वहाँ पे पीएम पैकेज में नौकरी कर रहे हैं, चाहे यहाँ वहाँ पे जो, मतलब हैरानगी की बात है। एक तरफ आप कश्मीरियों के हित की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपने अपनी लिस्ट में वो चीजें डाली हैं जो कश्मीरियों को रोड जो है इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उसमें सेना इस्तेमाल करती है, वो जितनी ब्रिजेज जो इस्तेमाल करते हैं वो नहीं होने चाहिए। मतलब बाहर का जो है मजदूर यहाँ काम नहीं करना चाहिए, यहाँ जो काम कर रहे हैं बाहर के आके नौकरी कर रहे हैं वो उनको नहीं, सबको, इवन एसएचओ जो है उसको भी सब टारगेट में एक लिस्ट बनाई है उन्होंने बहुत बड़ी। ये बड़े दुख की बात है कि कश्मीर के अंदर कम से कम उनको ये भी तो सोचना चाहिए कि ये सब चीजें कश्मीरियों के लिए बनी है। देखिए ये जो टूरिस्ट के ऊपर भी हर चीज के ऊपर, देखिए ये जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टीआरएफ जो टारगेट किलिंग को लेकर सुर्खियों बनी हुई है लगातार, देखिए आईएसआई की ये नई स्ट्रेटजी है। वो पाकिस्तान वो देख रहा है कि ऑपरेशन ऑल आउट में उनके इतने लोग मारे गए, कमांडर टॉप दहशत जिनके नाम से थी, और दुर्दांत आतंकी मारे गए। उनका जो एजेंडा था कि यहाँ लव लोहान करेंगे घाटी को, जम्मू को, वो उनका वो एजेंडा एक जो होता है ना, कई लगातार कईयों की हत्या करना, वो उनका वो प्लान लगातार फेल कर रही है हमारी सुरक्षा एजेंसी है। इसलिए बौखलाहट में इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और चुनाव चूंकि होने हैं,
चुनाव भी पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं होते, क्योंकि वो जाके कभी यूएनए में हमला करता है, कभी चीन चोरी छिपे उसकी मदद करता है। तो मैं समझता हूँ ये बौखलाहट है। अब वाजपेयी साहब ने ठीक कहा था कि पड़ोसी बदल नहीं जा सकते, उसको कहाँ बदलेंगे। उसकी साजिश राइट फ्रॉम जब से पार्टीशन हुआ 47 से पहले, उसने जब इंडिपेंडेंट स्टेट थी कश्मीर में साजिश की, जब विलय हो गया उसके बाद से तो लगातार उसकी साजिशें जारी हैं। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार।